आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कुछ कहा है, उस पर एक बड़ा बयान जो सामने आया है गरीबों के हवाले से। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार कश्मीर के लोगों ने बिजली और बर्फ एक साथ देखी। जिस साल मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहां मैंने एक बात कही कि भाई उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कर रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूं, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कर रहा हूं, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्या है, मैं खोल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तमाम जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि जहां भी गैर मयारी खाद की फरोख्त और इस्तेमाल करने की शिकायत मिले तो फौरन ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रोत्साहित करना होगा, फर्टिलाइजर की सप्लाई समय से हो, ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा। अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर और अच्छी क्वालिटी का पेस्टिसाइड। और जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध होगा कि जहां भी शिकायत मिले गलत पेस्टिसाइड का, तो जितने कठोरतम कानून है उन लोगों के खिलाफ उन कठोरतम कानूनों का उपयोग निश्चित रूप से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज को फिलहाल रोक दिया है। ये बात हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा 2 ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन से जाहिर होती है। जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 की दफा 71A और जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की दफा 143A के जरिए हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल में ये फैसला किया गया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाया गया था और इसे रोकने का फैसला किया गया था। उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि यह कदम जम्मू कश्मीर में ULB इंतखाबात के पेश नजर उठाया गया है। डिप्टी मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बलदेव सिंह भलोरिया हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। भलोरिया साहब, ऐसा जानने में आया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स आप लगाने जा रहे थे, किन्हीं कारणों से अब उसे पोस्टपोन कर दिया गया, अब वो नहीं लगेगा। बिल्कुल, अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो कहा था कि सितंबर के बाद शुरू करेंगे, आज गवर्नर साहब ने भी कह दिया है कि फिलहाल हम नहीं लगाने जा रहे। हमने तो पहले ही मिले थे गवर्नर साहब से, मैं भी मिला था। हमने कहा था कि ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है जरूरी है, पूरे देश के लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कश्मीर को छोड़ के। और किसी भी कॉरपोरेशन को आत्मनिर्भर होने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी है। लेकिन हमने कहा था कि अभी लोगों की वो स्थिति नहीं है कि इस टैक्स को दे पाएं, तो उसके लिए उस बात को भी ध्यान में रखा होगा उन्होंने। दूसरा, हमारी अभी कॉरपोरेशन के पास हमारा भी कोडिंग करनी है, घर घर की, हर घर में नंबर प्लेट लगनी है। उसको देखेंगे किसको कितना देना है, कितना नहीं देना। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। अभी फिलहाल
जम्मू के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि टैक्स आपको नहीं है, आपको बधाई है। गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब ने लोगों की जो डिमांड थी उसको देखते हुए फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला है। बुलोरिया साहब, एक और सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे बताइए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी म्युनिसिपल के चुनाव होने बाकी हैं, तो उस सिलसिले में, या पार्लियामेंट चुनाव आने वाले हैं, तो उस सिलसिले में कहीं पे इसे फिलहाल रोक दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव तो वहां भी होते हैं जहां प्रॉपर्टी टैक्स है। पूरे देश की जितनी भर की कारपोरेशन है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के हर जगह प्रॉपर्टी टैक्स है, तो वहां भी चुनाव होते हैं। हमारे जम्मू कंटोनमेंट है, श्रीनगर कंटोनमेंट है, वो भी प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। तो लोग समझते हैं, लोगों ने मानना है, लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा लोगों को भी लग रहा है जम्मू कश्मीर एक स्टेट ऐसी है कि जहां कब क्या हो, कैसे स्थिति बने, जहां के लोग मुश्किल परिस्थितियों से गुजरे हैं, तो उसका राहत दी है, ये अच्छी बात है। क्या आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे ये टैक्स लगेगा? मैं पार्टी की राय या किसी की नहीं रख रहा, मैं अपनी राय, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे पास कि किसी भी कारपोरेशन के आत्मनिर्भर होने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी है, लगना भी चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी जो माहौल है वो ऐसा नहीं है, अभी लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोग मानसिक तौर पे तैयार होंगे तभी लगना चाहिए। अभी एक राहत लोगों को दी गई है, जो सितंबर तक लगना था, प्रॉपर्टी टैक्स अब नहीं लगेगा, ऐसा कहना डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। कैमरामैन बंटी के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बैकडोर भर्तियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी के बयान पर मुफ्ती ने सवाल किया कि क्या वो चोर दरवाजे से भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर हुक्मरानी कर रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को एपटेक और 13,000 करोड़ की बदनवानी के बारे में बात करनी चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि ये लोग नौजवानों को रोजगार देने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं। महबूबा ने कहा कि जिन चोर दरवाजे से हुई भर्तियों के बारे में वो बता रहे हैं, वो उनकी तफसीलात फराहम करें। राहुल गांधी के पोस्टर पर उन्होंने कहा कि ये उनकी मायूसी को जाहिर करता है और वो इंडिया अलायंस से डरते हैं। महबूबा ने कहा कि क्या सनातन धर्म ये सिखाता है कि आप अपने मुखालिफ को रावण के तौर पर दिखाएं। महबूबा ने कहा कि उन्हीं लोगों को ने गोड़ से आर्मी बनाई है। मुफ्ती ने कहा कि इन लोगों ने कम से कम 2000 कश्मीरी माइग्रेंट खानदानों की रिलीफ को रोक दिया है, जो कि गलत है। इसका मतलब है कि वो जो हेड है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो लोग हैं उनको हेड कर रहे हैं वो। और अगर ऐसी है तो वो बताएं ना किसने किया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सारा ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इनके पास है। उसकी इंक्वायरी करके जो उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको उनके खिलाफ एक्शन हो। पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवर एज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है ही शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहां पर उसमें घपले करते हैं, वहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोजगार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं। बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया। कहां से वो इतना पैसा? जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहा है। इस प्रकार से आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम का प्रचार करके और मुस्लिम्स को
लिंचिंग की बात कहती है सरासर गलत है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, पुरातन धर्म है, और इसमें एक चींटी को भी बचाव के लिए बोला जाता है। इस प्रकार की भाषा का सनातन धर्म के लिए प्रयोग करना, और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो इन विचारों को लेकर के चलती है, सरासर गलत है। और खास करके एक जो मूव चली है इंडिया गठबंधन की, INDIA गठबंधन की, कि सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार करना, ये उसी का एक अंग है। लेकिन लोग इस चीज को समझते हैं, इस प्रकार के झूठे प्रचार को ना तो कोई मानता है, ना जो इनकी मानसिकता है वो गलत है, और लोग इसका जवाब देने वाले हैं। मोहम्मद नुमान नामी एक रोहिंग्याई बाशिंदे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वो दारगुलून बालाकोट के नजीर अहमद के घर में रहता है। नुनान की शादी नजीर की बेटी से हुई है और इसने मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन के साथ मिलकर मुजरमाना साजिश की और गैर कानूनी जाली दस्तावेजात यानी आधार कार्ड और राशन कार्ड तैयार किए। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कुरसाई में केस दर्ज किया गया और मजीद जांच जारी है। मुतल्लिका केस में कई गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और मुजरमाना साजिश और जालसाजी का हिस्सा बनने वाले तमाम अफराद को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। हमारे साथी नाजिम इस वक्त जुड़ चुके हैं। नाजिम, पूरे मामले पर जानकारी दें। नाजिम, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे जो पूरा मामला है जिसको लेकर के अब पुलिस ने कार्रवाई की है, मोहम्मद नुमान नामी शख्स की जो बात सामने आ रही है, पूरा मामला क्या है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, जो है अपनी नवीयत का ये पहला वाकया है कि मेंढर में जो एक रोहिंग्या को जो है वो फेक आधार कार्ड और राशन कार्ड जो है उसके सिलसिले में उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जो हमारी जब पुलिस अफसरान से बात हुई, उनका कहना था कि कुछ दिन पहले हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक रोहिंग्या मुस्लिम जो है उसका जो है आधार कार्ड और राशन कार्ड बना गया। उसके बाद हमने प्रॉपर वेरिफिकेशन की तो वहां पे हमें पता चला कि एक रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है उसने जो है वहां पे आधार कार्ड बनवाया हुआ है और वो एक दारकुलून जो बिल्कुल सरहदी इलाका है, बालाकोट तहसील का सरहदी इलाका है, वहां पे एक घर में रह रहा है और उसने 2016 में वहां पे शादी की और उससे 2 बच्चे भी हैं। तो जब प्रेस रिलीज में जो है पुलिस की तरफ से जारी की गई उसमें उन्होंने कहा कि जिन डिपार्टमेंट्स ने मिलकर इनको जो है डॉक्यूमेंट्स बनाए और उसके बाद जो है राशन कार्ड बना, आधार कार्ड बना, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी और जो मजीद जो है लोग जो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो तमाम लोग जो इसमें मुलव्वस है उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जानिब से नाजिम ऑफिशियल क्या कुछ बयान आया है पूरे मामले को लेकर के बताएं? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जो है एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें उन्होंने कहा गया है कि जो ये 35 साल मोहम्मद नुमान है, ये एक सरहदी इलाका जो दारकुलून है, बिल्कुल सरहद के बिल्कुल पास एक इलाका है, वहां पे नजीर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ आरो दारकुलून के घर में रह रहा था और इस नजीर हुसैन की बेटी से इसने 2016 में शादी की थी और उन्हीं के घर में रह रहा था और उसके 2 बच्चे भी हुए हैं। जी नाजिम, ये बात बताएं कि क्या इस बात पर पुलिस की तरफ से कोई बयान आया हो कि जो रिफ्यूजीज आते हैं, जो दीगर जगहों से लोग वहां पर बसते हैं, तो क्या उनके हवाले कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता? क्या कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं रखी जाती? जी बिल्कुल, कुछ अरसा पहले जो है पुलिस की तरफ से जो है एक गाड़ी लगाकर भी ऐलान किया गया था कि पूरे इलाके में जो भी आउट ऑफ स्टेट से लोग आए हैं या आउट ऑफ कंट्री से लोग आए हैं उनकी जो है उनकी पूरी जो है उनकी वेरिफिकेशन आके पुलिस स्टेशन में करवाएं और जो भी लोग रह रहे हैं जिनके घरों में किराए, चाहे वो किराए पे रह रहे हैं, चाहे वो मजदूरी करने आए हैं, चाहे दीगर काम कर रहे हैं, उनकी जो है वेरिफिकेशन कराएं। उसके बाद पुलिस थाने में जो है उन्होंने ये भी कहा था
जिसके घर में रह रहे हैं उसका चाहे आधार कार्ड हो, जो लोग उनके घरों में भी आके रह रहे हैं, चाहे मजदूर हैं कोई भी हैं, उनके भी आके प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाएं। अगर उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं की जाती है तो उनके जिनके घरों में रह रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस के ये कहने की ये जो है ऐलान करने के जब उसके बाद भी जो कुछ लोग हैं उन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाई और कुछ लोगों ने नहीं कराई, उसी का सिलसिला है कि आज जो 2 दिन कबल जो पुलिस को जो है इंफॉर्मेशन मिली कि फेक तौर पर जो है आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवा के रह रहा था, उसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन की और उसके डॉक्यूमेंट्स जो है जाली पाए गए हैं। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस का कहना है जल्द अज जल्द जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो लोग भी मुलव्वस हैं, चाहे डिपार्टमेंट्स के हैं चाहे लोकल्स हैं, जो भी उनको उसको शेल्टर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद जो है जो भी लोग बाहर आके यहाँ पर रह रहे हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी कि कोई कहीं और भी कोई ऐसे जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बना के ना रखा जाएगा। पुलिस की तरफ से भी वेरिफिकेशन होगी और लोगों से भी ये कहा गया है कि जो भी उनके यहाँ किराएदार आते हों उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन कराई जाए। नाज़िम, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने राहुल गांधी के पोस्टर के खिलाफ एहतजाज किया। पोस्टर में राहुल गांधी को रावण के तौर पर दिखाया गया था। मुजाहिरीन ने इस अमल की मजम्मत की। पार्टी के चीफ तर्जुमा रविंद्र शर्मा ने कहा कि बीजेपी इंडिया अलायंस से खौफजदा है। हमने आज ये प्रदर्शन किया है, हमने पुतला जलाया है इस बात के खिलाफ कि कांग्रेस जानकार लोगों का रोष है। बीजेपी राहुल गांधी से घबरा गई है। इंडिया अलायंस के बाद, भारत जोड़ो के बाद, तमाम हरकतों में फेल होने के बाद अब वो घटिया और घिनौनी हरकतों पे आए हैं। इन पोस्टरों से नहीं कुछ होगा, लेकिन देश का लोकतंत्र दुनिया में हास्यास्पद बनेगा कि भारत में इस तरह की राजनीति चल रही है। इसकी हम सख्त निंदा करते हैं। श्रीनगर जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के काबिल एतराज पोस्टर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और इस पर बीजेपी से माफी मांगने का मुतालबा किया। कांग्रेस कारकुनान श्रीनगर पार्टी दफ्तर पर जमा हुए और मौलाना आजाद रोड की तरफ मार्च करने लगे, लेकिन पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। जिला श्रीनगर के तमाम लीडरों और कारकुनों ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया। ये तमाम हिंदुस्तान में इस वक्त चल रहा है। जो तस्वीरें इन्होंने, जो पोस्टर बीजेपी वालों ने निकाले हैं, राहुल जी को रावण दिखाया है, दूसरे को शैतान दिखाया है, ये अच्छी बात नहीं है। ये बड़ी चीप पॉलिटिक्स है। मैं तुम तमाम लोगों से अपील करता हूँ ऐसे पोस्टर अपने लीडरों का मत दिखाइए, चाहे राहुल जी हो चाहे मोदी जी हो। ये अच्छी बात नहीं, ये बीजेपी की बहुत चीप पॉलिटिक्स। और राहुल जी की जो इन्होंने गलत तस्वीर बनाई है, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए बीजेपी ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्शन से पहले इन्होंने वादे किए वो सब झूठ साबित हो रहे हैं। जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है बीजेपी की बौखलाहट नज़र आ रही है, क्योंकि इनको पता है कहीं हमारा एड्रेस है नहीं। ये बौखला गए हैं, इनकी ज़मीन खिसक रही है और आने वाले इंतखाबात में जो मुल्क में हो रहे हैं इनका एड्रेस नहीं मिलेगा कहीं। लेकिन ये अब अपने आप को माइंड डाइवर्ट कराने के लिए, लोगों का डाइवर्ट माइंड कराने के लिए ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कुपवाड़ा जिले के लोग अब सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और दीगर मुतल्लिका शोबों में भी काफी तरक्की हुई है। अखरोट की पैदावार भी बढ़ी है और हाई डेंसिटी पर तवज्जो दी जा रही है। रोड समेत दीगर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। उन्होंने जिला कुपवाड़ा में कई कामों का जायजा लिया और इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा का 2 रोजा कुपवाड़ा दौरा मुकम्मल हो गया है। उन्होंने अवामी वफूद से मुलाकात की और लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी काफी प्रगति हुई, चाहे वो पैडी की पैदावार हो या मिल्क प्रोडक्शन में सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हो गया। वॉलनट की प्रोडक्शन भी काफी अच्छी हुई है और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो बनाया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, उसमें इस बात पर काफी ध्यान दिया जाएगा कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो और 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में जुड़ी है उसका जीवन सुखमय हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो रोड के मामले में भी 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गांव
कुपवाड़ा जिले के रोड से जोड़ दिए गए हैं, रोड कनेक्टिविटी दे दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर 8 गांव बचे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में भी पावर में काम हुआ है और पहले की तुलना में हमारी क्षमता काफी वृद्धि हुई है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इस जिले में सुनियोजित ढंग से काम हो रहा है, जिससे गत वर्षों की तुलना में काफी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आया है। सामान्य तौर पर जो मुख्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहाँ जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुंचा दी गई है। सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन का काम काफी तेज गति से इस जिले में शुरू हुआ है और हर पंचायत या हर गांव तक, हर घर तक नल से जल की योजना 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मोटे तौर पर 70% से ज्यादा काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने एक तो ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, प्रो पीपुल अप्रोच रहा है और विकास की नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें प्रशासन ने 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसे 5 मरला जमीन उपलब्ध कराए। ये पिछले वर्ष के रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने यहाँ के रेल लाइन को लेकर के तकनीकी सर्वे सैंक्शन किया था और तकनीकी सर्वे पूर्ण हो जाने के बाद जब डीपीआर सबमिट होगी तो हम कोशिश करेंगे और मैं आश्वस्त हूँ कि नई रेल परियोजना कुपवाड़ा को जोड़ेगी। इसकी स्वीकृति हम लोग। अनंतनाग के वितरगाम वानीहामा गांव में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुआ साहिल नामी नौजवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। उसकी मौत के बाद साहिल बशीर डार के गांव में गमो मातम की लहर है। अनंतनाग के वानीहामा में 4 अक्टूबर को दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुए साहिल बशीर अस्पताल में दम तोड़ बैठे। वो श्रीनगर के अस्पताल में जेर इलाज थे, जिस दौरान साहिल बशीर की मौत हो गई। साहिल बशीर 11वीं जमात के तालिब इल्म थे। साहिल बशीर की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दहशतगर्दों के हाथों हलाक किए गए साहिल बशीर की बहन इस वाकये की वाहिद आईनी शाहिद है। उन्होंने तस्दीक की कि साहिल को दहशतगर्दों ने उसके घर के अहाते के अंदर एक खाली जगह पर उस वक्त गोली मार दी जब उसने उनका सामना किया और उनमें से एक को पकड़ लिया। साहिल की बहन ने भी तस्दीक की कि मुसल्लह अफराद ने लूटमार के मकसद से घर के अंदर घुसने की कोशिश की। मेरे बाबा जो है और मेरा भाई बड़ा वाला जो है वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे। इशा की नमाज चल रही थी तो मेरा भाई जो है छोटा वाला और मैं हम ऊपर बैठे थे रूम में और मेरी मम्मा नीचे थी उस टाइम। वो मुझे अपना कुछ रिजल्ट दिखा रहे थे तो उसके बाद मैं नमाज पढ़ने लगी और वो नीचे आ गए और मेरी मम्मा यहाँ पे नमाज पढ़ रही थी। तो इतने में क्या हो गया कि मेरा भाई जो वो उसको बोलने लगा मुझे खाना दो, पहले मतलब नमाज से पहले मेरी मम्मा बोलने लगी खाना नमाज पढ़ेंगे उसके बाद खाना खाएंगे साथ में। तो मेरी मम्मा जब नमाज पढ़ने लगी इतने में क्या हुआ कि गेट की आवाज़ आ रही है, गेट मतलब बंद होने की, मतलब कि खोलने की या बंद होने की ऐसी कोई आवाज़ आई। लेकिन क्या हुआ कि मेरी मम्मा खिड़की खोल के उनको पूछने लगी बेटा कौन हो आप। तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे वहाँ से कि हम कौन है क्या है। और जब तक वो हमारी मेन एंट्रेंस पे आ गए, इस वाले दरवाजे पे जहाँ से अंदर आ जाते हैं, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो मम्मा ज़ोर से चिल्लाने लगी क्योंकि वो उनको बार बार बोल रही थी कि आप कौन हो। तो मम्मा चिल्लाने लगी कि चोर है ऐसे। तो वो वहाँ से बोलने लगी कश्मीरी में अच्छा चोर क्या। ऑब्वियसली चोर थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। तो यहाँ से मेरा भाई जो है वो बाहर आने की कोशिश मतलब आ रहा था। उसने क्या किया कि उसने दरवाजे पे इनको देख लिया और वो पकड़ने लगा। एंड ऑब्वियसली बात है ऐसी सिचुएशन में तो इंसान पकड़ ही लेगा ना जो भी सामने आएगा। तो उसको क्या था कि मम्मा आगे बाहर से चिल्ला रही है तो अभी लोग आ जाएंगे हमें बचाने के लिए और सब पकड़ेंगे चोर को। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब मैं आई मैं देख रही हूँ तो मैंने अपने भाई को पकड़ा पीछे से कि इसको छोड़ दे, जाने दे। तो लेकिन मेरा भाई नहीं छोड़ रहा था उसको और वो जो लड़का था आगे जिसको पकड़ के था मेरा भाई वैसे कोने मार रहा था
वो मुझे लग रही थी। तो वो जो दूसरा वाला लड़का उसके साथ था, तो उसने क्या किया काम, जब मेरा भाई उसको छोड़ नहीं रहा था, उसने उसको पूरे अच्छे से दबोचा हुआ था और इनको ये पता चल भी गया था अब लोग आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया काम, जो दूसरा बंदा उसके साथ था उसने वो पिस्टल निकाल के मेरे भाई के मतलब बिल्कुल उसके मुंह पे गोली मार दी। तो वो गिर गया वहां पे, और वो जो 2 लोग भाग रहे थे ना, मैं उनको पीछे से देख रही थी कि उन्होंने पहले अपने तो फेस पूरे कवर करके रखे थे पहले ही जब से वो आए थे। तो फिर क्या हुआ कि मैं उनको देख रही हूँ पीछे से, उन्होंने 2 बैग्स उठाए हुए थे, छोटे छोटे बैग से, बड़े भी नहीं थे, वो शोल्डर वाले छोटे बैग थे। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि मैं अपने भाई को, जो कि बिल्कुल खून में लथपथ था, मैं उसको देखने लगी कि इन्होंने इसको कहाँ पे गोली मारी। से भाई के पास से हट के वहां से हेल्प मांगने जा रही थी रोड पे, और वहां से कोई नहीं आ रहा था। फिर मैं दोबारा अपने भाई के पास आ रही थी, अपने भाई की सांसें चेक करने के लिए कि ये जिंदा है कि इसकी हो गई डेथ, और फिर दोबारा से जाती थी। ऐसे मैंने मतलब कर रही थी, 3 फायर किए। एक तो मेरे भाई को जो लगी, 2 उन्होंने ईयर में की, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम रुक के, क्योंकि उसकी वजह खाली ये थी कि लोगों में दहशत फैल जाए कि बाहर से गोली आ रही और कोई बाहर ना निकले। थोड़े से टाइम के बाद मैं दोबारा से हेल्प मांगने के लिए गई, और यहाँ से लड़के आ रहे थे जो हमारे यहाँ से नेबर्स हैं, तो वो आके मेरे भाई को उठाने लगे। फिर सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए, उन्होंने मेरे भाई को उठाया, और वो यहाँ पे हमारे पास उस टाइम गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो फिर वो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए और मैं घर आ गई। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। टोटल 2 लोग थे? हाँ, बस 2 लोग थे। किसी के साथ दुश्मनी इसकी? नहीं, कोई भी नहीं। किसी क्या मतलब 11th में बच्चा पढ़ रहा है, तो इसकी क्या दुश्मनी होगी किसी के साथ? कोई धमकी? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। हम यहाँ आई थिंक 22 ईयर्स से रह रहे हैं इस मकान में, हमने कभी भी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई मतलब देखी तो क्या, हमने कभी सुनी भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं था कि शेल्टर ढूंढने आए? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मुंह से ही लग रहे थे वो चोर है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मुंह से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में। लोकसभा चुनाव 2024 की अब हलचल तेज हो चुकी है। सरकार का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये वायदा हमारे साथ पूरा किया। एक तो हम चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो, दूसरी ये कहते हैं कि डेवलपमेंट और बढ़नी चाहिए। कई किस्म के ऐसे रास्ते हैं उनको सही तरीके से कनेक्टिविटी नहीं है। जहाँ तक संसद का सवाल है, उनके जितने भी काम है वो काबिले तारीफ हैं। जानिए जम्मू लोकसभा सीट पर जनता की राय, देखिए किस्सा कुर्सी का इस शनिवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद कश्मीर न्यूज में आपका खैर मकदम है। 2022 के मुकाबले इस साल कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों की आमद में 700% से ज्यादा इजाफा हुआ है। ट्रैवल एजेंट्स ज्यादा आला दर्जे के सयाहों को रागिब करने के लिए नई खिदमात फराहम कर रहे हैं। महकमे सयाहत के एक एहलकार ने बताया कि 2022 में 4028 गैर मुल्की सयाहों के मुकाबले इस साल के पहले 9 महीनों में 30,647 गैर मुल्की सयाहों की आमद रिकॉर्ड की गई। इस साल कश्मीर का दौरा करने वाले ज्यादातर गैर मुल्की सयाहों का ताल्लुक यूरोप, थाईलैंड, मलेशिया और मशरक़ वुस्ता से था। सेक्रेटरी सयाहत सईद आबिद रशीद ने कहा कि घरेलू सफरी मेलों के वो कश्मीर की सयाहत को फरोग देने के लिए बैनुल-अक़वामी ट्रैवल ट्रेड मार्ट्स में शिरकत करने जा रहे हैं। 75 नए ऑफ बीट मकामात भी बुनियादी तौर पर गैर मुल्की सयाहों को रागिब करने के लिए आ रहे हैं। G20 इजलास, वजारत सयाहत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने वादी में न सिर्फ सयाहत बल्कि फिल्म साजी के अय्या पर जोर दिया।
G20 has been a game changer in the tourism sector of Jammu and Kashmir. G20 के पहले और बाद के events में अभी it's been just one quarter and the results that we are seeing in just one quarter after the G20 is pretty astonishing in itself. खा वो आप numbers ले लें, खा वो आप arrivals ले लें, particularly the inbound tourism arrivals. आपने देखा कि it was one of the most successful functions and events that was organized in Jammu and Kashmir. It was a glorious, successful event. And so therefore इसका एक ripple effect, इसका एक domino effect पूरी दुनिया में देखा गया. We were at the center of attraction of the entire world, and with God's grace we have been very successful in promoting Jammu and Kashmir tourism on that platform. While that event was going on, because it was a tourism working group meeting, therefore it was important for us also to use this as an opportunity to project J&K tourism and project the opportunities in J&K tourism. I think we have succeeded in that, and that's why, like I submitted to you, G20 event, the tourism working group, is probably one of those game changers in the tourism sector of J&K, particularly so with regard to inbound tourist arrivals. I come from Austria. It's a small country in the middle from Europe. Here it's good for me. It's safe. It's fine. The people, all the country is beautiful. The mountains. It's very nice. Wonderful. Yes. So, what will be your message for the people, for the foreign tourists who are afraid to come here? It's come all here. It's very fine. The eat is good. It's maybe really nice. The place here in Kashmir, all the mountains. It's very nice. And tell me about your journey, your expedition. You started from Shimla, Manali. Just tell me about it. Yes, I come in my bicycle from Austria with the plane and start from Delhi, go now Rishikesh and Shimla, Manali, go now on the higher bus to Leh, and I go from the north side, west sides to Kargil, and here it's a stay here in Kashmir, yes. देखिए हमने इस बार देखे हैं टूरिस्ट बहुत सारे, स्पेशली हमने देखे जो इजरायलीज़ थे. इजरायलीज़ तो हर साल आते रहते हैं, तो इस साल थोड़ा रश थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, और जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी वो कम हो रही है, उसकी वजह से भी फ़्लो बढ़ गया है. चाहे वो लोकल टूरिस्ट हो या डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, फ़्लो तो बढ़ गया है. जब से थोड़ा बहुत ये 370 के बाद मुझे लगता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी कम हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट आने लगे हैं बहुत सारे. हमने भी देखे बहुत सारे टूरिस्ट दूसरी कंट्रीज से भी देखे यहाँ पे. हम चाहते हैं यहाँ पे टूरिस्ट आए, क्योंकि हमारा जो ब्रेड एंड बटर है वो इसी टूरिज़म पे ही है, तो हम चाहते हैं कि टूरिज़म यहाँ आए यहाँ पे. और मगर जहाँ पे एडवाइजरी लगी है, अभी जो कनाडा ने भी अभी एडवाइजरी लगाई है, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है कि दूसरी कंट्री भी इसके ऊपर सोचेंगे कि वहाँ पे एडवाइजरी लगी है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. तो मेरा यही है कि वो भी उठाना चाहिए कि वो कनाडा वाले जो भी कर रहे हैं वो अच्छा. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज दरगाह हजरत बल दरगाह श्रीनगर में नमाज जुमा अदा की. उन्होंने आसार शरीफ हजरत बल में हाजिरी भी दी और नमाज जुमा अदा की. उनके हमरा पार्टी के सीनियर रहनुमा भी थे. नमाज जुमा की अदायगी के साथ साथ अल्ताफ बुखारी ने ज़ायरीन और इबादत गुजारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया. उन्होंने लोगों से जम्मू कश्मीर में पायदार अमन और खुशहाली के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की, और उन्होंने कहा कि मुतल्लिका हुकाम की जिम्मेदारी है कि वो इस बड़ी श्राइन पर तमाम सहूलियात मुहैया कराएं. उन्होंने कहा कि छोटे अफसरान को मुअत्तल करने से कोई फायदा नहीं होगा. बुखारी ने कहा कि मुतल्लिकीन इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अकीदतमंदों को बगैर किसी रुकावट के तमाम सहूलियात मिले. नहीं, बस हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों का कफारा मांगने के लिए आए, कश्मीर के अमन के लिए आए, और ये देखने आए कि यहाँ अभी बड़े दिन के लिए जो इंतजामात किए गए थे, हमने सुना था कि कुछ लोगों को यहाँ सस्पेंड किया गया, कुछ को मुअत्तल किया गया. मैंने कहा कि चीज़ें होती हैं, अगर इतने जहाँ बड़े इतने इज्तिमात हों वहाँ जिम्मेवारी इंतज़ामिया को लेनी चाहिए, न कि जो काम करने वाले हों वहाँ. तो अगर बैतुल खुला नहीं बने तो वो तो इंतज़ामिया का कसूर है. तो मुझे लगता है उनको चाहिए कि ये छोटे मुलाजमीन को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है.
और सरकार जिसने यहाँ इंतजामिया नई खड़ी की है उनको चाहिए, चूंकि ये अवकाफ मुसलमानों का अवकाफ था तो इस पे मुसलमानों का ही हक है। बदकिस्मती से एक वक्त की सरकार ने इसे सरकारी तहवील में लिया। आज पता लगता है वो कितना गैर दानिशमंदाना इकदाम था, जिससे आज भी हम लोगों को अब ये चीजें देखनी पड़ती हैं। मुझे उम्मीद है जो वक्त की सरकार है वो इसमें देखेगी कि अवकाफ को कैसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए लोगों के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए। जम्मू कश्मीर के डल और नगीन झीलों में जल्द ही तैरते सीवरेज सिस्टम होंगे जो हाउस बोट्स को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ते हैं और इस अमल में झीलों को आलूदगी से बचाते हैं। लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट हाउस बोट से सीवरेज इकट्ठा करेगा और झीलों को साफ रखेगा। दोनों झीलों को बहुत ज्यादा आलूदगी का सामना है। ये मंसूबा घर की कश्तियों से सीवरेज को मुकम्मल तौर पर रोक देगा और झीलों को साफ कर देगा। अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद भट्ट ने कहा कि फिलहाल हाउस बोट्स का फजला बराह रास्त 2 झीलों से जाता है। झील में गंदे पानी के बहने का मसला बरकरार है, इसलिए हुकूमत ने सीवरेज के मुनासिब निजाम के जरिए हाउस बोट्स को जोड़ने का फैसला किया है। डिसाइड कर लिया, जो हमारे साइंटिफिक विंग है या जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनने डिसाइड कर लिया कि इसको हम एक फ्लोटिंग सीवरेज सिस्टम के द्वारा जो हमारे ये हाउस बोट्स है उसको कनेक्ट करेंगे। इस हवाले से पिछले साल हमने नगीन जो हमारे वेस्टर्न शोर के जो हाउस बोट्स है तकरीबन 80 के करीब उनको कनेक्ट कर दिया और वो नाला आमिर खान STP जो उससे कनेक्ट किए गए हैं। जो हमारा ये इशू था, प्रोटेक्टेड इशू था, वो एड्रेस हो जाएगा और इस सिलसिले में तकरीबन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और हम पूरी उम्मीद हैं कि इस महीने के आखिरी हफ्ते तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसा जानते हैं कि जो LCM में है हमारा काम है कि लेक कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स लेते रहे, हर टाइम लेते रहते हैं। इसी ज़मीन में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो सीवरेज प्रोजेक्ट है। हमारी जो जितने भी हाउस बोट्स लेक में हैं या डल लेक में या नगीन लेक में, हम चाहते हैं कि उनसे जितना भी सीवेज जनरेट हो वो हम उसको बाहर लेके साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करें। बेसिकली जो हमारा ये डल लेक है इसमें अराउंड 605 हाउस बोट्स हैं और बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इनसाइड द लेक हमने इनको डिवाइड किया है ग्रुप्स में, फ्रॉम क्लस्टर नंबर 1 टू क्लस्टर नंबर 11। हर एक क्लस्टर में हमारे हाउस बोट्स जितने भी हैं 20-30 हैं, उनको हम एक अपना सम्प बनाएंगे, अपना सीवेज नेटवर्क बनाएंगे। जो भी ये हाउस बोट से सीवेज जनरेट होगा वो एक सम्प में कलेक्ट होगा, वहाँ से हम इसको सीवेज पंप या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीन से नियरेस्ट शोर लाइन पे इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। फाइनली ये हमारे जितने भी शोर लाइन पे STPs है जो नियरेस्ट होगा वहाँ जाके ट्रीट होगा साइंटिफिकली और इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी जो लेक है इसकी जो पोल्यूशन वगैरह है हम उसको चेक कर सकते हैं। बारामूला जिले के सोपोर इलाके में माजबुक पुल की तामीर 2013 में शुरू की गई थी मगर ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। इस तरह इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि इलाके में ये नामुकम्मल पुल खास तौर पर सेब उतारने की इस सीजन में ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह है। देखिए साजिद हुसैन की रिपोर्ट। फ्रूट मंडी सोपोर के साथ रफियाबाद के करीबी देहात के लोगों ने पुहरू नाले के इस अहम पुल की तकमील के काम में ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया है। ये पुल सोपोर फ्रूट मंडी और सोपोर शहर के साथ एक बड़े इलाके को जोड़ता है। ये पुल माजबुक, असफा कॉलोनी, लडूरा, अछबल, दुआबगाह और रफियाबाद की पूरी पट्टी समेत कई देहातों को सोपोर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी से जोड़ता है। यहाँ एक पुराना पुल है लेकिन वो बहुत तंग है और एक वक्त में सिर्फ एक गाड़ी गुजरती है। इससे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम होता है। पिछले 8-7 सालों से कंटिन्यूसली इस पे काम चल रहा था, लेकिन बार बार हमने गवर्नमेंट की नोटिस में लाया है कि माजबुक का जो ये ब्रिज है जो कनेक्ट करता है, खासकर जो फ्रूट मंडी का दबा यहाँ पे होता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि फटाफट इस पुल की तामीर होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें एशिया की सबसे बड़ी मंडी इसके साथ है, क्योंकि यहाँ जामिंग बहुत होती है, एम्प्लॉयज़ परेशान होते हैं, स्कूल बच्चे परेशान होते हैं, पेशेंट्स होते हैं वो भी परेशान होती है। हमने बार बार डिप्टी कमिश्नर बारामूला की नोटिस में मेरा मैं LG साहब से अपील करता हूँ इस पुल की जल्दी से जल्दी तामीर होना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मसला है। ये पुल जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की तरफ से तामीर किया जा रहा था। इसका संग बुनियाद उस वक्त के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2013 में रखा था। कॉर्पोरेशन को इस साल महकमे R&B में जम करने के बाद तामीराती काम को दरमियान में छोड़ दिया गया। हालांकि पुल पर 70% काम मुकम्मल कर लिया गया था। लोगों का कहना है कि इलाके में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहता है। मरीज और तलबा खास तौर पर परेशानी का शिकार हैं।
बेवजात का मौसम अपने उरूज पर है। ऐसे में इलाके के मकामी लोगों के साथ साथ जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद परेशानियों का शिकार हैं। लोगों का मुतालबा है कि इस अहम पुल को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि इस पुल पर ट्रैफिक और लोगों की आमदोरफ्त में आसानी हो। तो मुश्किल हो जाते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मुश्किल हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं उनको मुश्किल हो रहा है। खासकर हमारा फ्रूट का सीजन तो इस वक्त चल रहा है तो बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। बहुत बार गए हैं, कागज जी ने भी बहुत बार उनसे किया है, लेकिन कोई इससे हो ही नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। बहुत जाम, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यहाँ, बहुत ज़्यादा सारे एक घंटे पे वहाँ पे वेट करना पड़ता है हमें। हर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए R&B डिवीजन नॉर्थ सर्कल के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रियाज अहमद परे ने कहा कि महकमे ने JKPCC के तहत बहुत से मंसूबे शुरू किए हैं और ये पुल इनमें से एक है। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से जल्द ही टेंडर्स जारी किए जाएंगे और बहुत जल्द इस नामुकम्मल पुल को मुकम्मल कर दिया जाएगा। तहम उन्होंने इस मामले पर कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। निहायत अहमियत के हामिल माजबुक ब्रिज जो है इसकी तामीर रुकी हुई है, कई सालों से रुकी पड़ी है और चूँकि ये फ्रूट मंडी को भी कनेक्ट करता है और यहाँ पे एक मामूल बन गया है कि ट्रैफिक जैमिंग का, चूँकि वन वे पुल है, यहाँ से बड़ी ट्रकें गुजरती हैं और लोगों का यही मुतालबा है इस पुल की जल्द अज जल्द तामीर को मुकम्मल किया जाए, इस पर काम लगाया जाए। और अभी मैं आपको बता दूं कि करीब 6 बरसों से ये पुल अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस पर काम नहीं हो रहा है और लोग चाहते हैं इसकी तामीर को मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को राहत नसीब हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। तो आप देख रहे थे सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट और अब आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीरगुंज पटन में कायम टेम्परेट कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर में महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने रबी क्रॉप्स मुहिम लॉन्च की है। उन्होंने इन फसलों के बीच बोए और सिन्हा ने कहा कि आने वाले 4 सालों में सरकार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मेहनत और कोशिशों से जम्मू कश्मीर किसानों की आमदनी मुल्क में अव्वल नंबर पर होगा। सिन्हा ने कहा कि विकास की यात्रा में जम्मू कश्मीर को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर में लोगों को रोजगार से जोड़ना है। साथ ही उन्होंने किसानों में चिलर और दीगर मशीनरी और असनाद भी तकसीम किए। मुख्तलिफ महकमों के नस्ब करदा स्टॉलों का भी जायजा लिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, एडिशनल DGP, डिप्टी कमिश्नर बारामूला और दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है आप सभी की लगन और परिश्रम को देखकर और अपने साथियों की मेहनत को देखकर मैं कह सकता हूँ फूड एवं फार्मिंग का हमारा स्वर्णिम काल प्रारंभ हुआ है। कदम से कदम मिलाकर हमें इस विकास यात्रा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर कैसे बने, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पॉली हाउस के जरिए जो किसान भाई इनोवेटिव तरीके से खेती कर रहे हैं, अब क्या वो वनीला का उत्पादन नहीं कर सकते हैं? प्रोफेसर का नहीं, निश्चित रूप से 5वें पर हम हैं किसानों की आमदनी में। ये संतोष का विषय नहीं है, ये हम सबका संकल्प है और मुझे लगता है कि ईश्वर ने चाहा तो आप सबके परिश्रम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से निश्चित रूप से 4 साल बाद किसान की आमदनी के मामले में जम्मू कश्मीर देश का 1 नंबर का राज्य होगा। इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। जिला कुलगाम को राइस बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ धान की अच्छी खासी पैदावार होती है। ताहम मौजूदा दौर में तामीरात में इजाफा और हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तरफ बढ़ते रुझान के चलते धान की काश्त करने वाले किसानों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। इस बीच महकमा एग्रीकल्चर के मुताबिक धान की पैदावार में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर हो रहा है। प्रोडक्शन काम डिपार्टमेंट प्रोडक्शन गई कम बिजाती नेरन कम वुनकन मान धान जमीन फसल कड़ो अगर तमिस घास दिमो योर अगर तमिस हम नसब दिमो दान मज सह तोज मान लागन जमीन ज्यादा तो दान नेरन कम वुनकस छटे जमीन वुनकस जमींदार नश कम जमीन मगर नेरन ज्यादा पैदावार नेरन ज्यादा इत पे ब्रो राशन गार्डन पे गसान लन लागन सह गई लगभग गई कमी तमिच तिथ पे वो पेवान जरूरत कि हालांकि मे गर वो परसुक मौजूद जमीन कम परसुक वो मौजूद
राशन गार्डन पर तूत पेवन जरूरत गसन कि मगर पैदावार हुर्यो। पिछले कई सालों से डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने जो न्यू वैरायटीज रिलीज हुई हैं, जिसमें शालमेर SR1, 2, 3, 4 और 5 आ रहे हैं। जो SR5 है इसमें हमने क्रॉप कट लिए हैं। 5 क्विंटल्स एक कनाल में ये हमें दे रहा है। इससे पहले जो हमारी चाइनीज़ वैरायटी थी उसमें 2 क्विंटल से ज़्यादा पैदावार नहीं हो रहा था। तो ये मेरे ख्याल खुश आइंदा बात है कि लोगों के इसके बावजूद कि कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन कम ज़मीन में ज़्यादा पैदावार बन रहा है। लद्दाख की सीनियर मर्दों की फुटबॉल टीम संतोष ट्रॉफी के लिए आने वाली 77वें कौमी फुटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए तैयार है। ये दूसरी बार है जब लद्दाख की सीनियर मर्दों की फुटबॉल टीम संतोष ट्रॉफी में शिरकत करने जा रही है। इसकी सिलेक्शन ट्रायल्स कोच जमक की निगरानी में मुनक्किद हुई। कोच हरप्रीत बेदी ने बताया कि ये दूसरी बार है कि हम संतोष ट्रॉफी में खेलने जा रहे हैं, जो एक बड़ा टूर्नामेंट है। जुले तेने यू जो संतोष ट्रॉफी ट्रेडिंग बोंगे जक हफ्ते चौसे सोने थाल जगह कैंप डुलते आले तेने इस अंगलांगा संतोष ट्रॉफी से सोपेन तो के संदेले उतने आले तेने अंगा परफॉर्मेंस पटिक ग्लूस आले ता रेवा की यू अंगा सेकंड संतोष ट्रॉफी अंगा लद्दाख से पार्टिसिपेट पंग गला छिने आले यू अंगा पंजाब अचर गले फगवाड़ा जैसे जगह छरुपिन तेने नया उम्मीद रख नया गला परफॉर्म चुने आले तेने यूटी लद्दाख सीनियर मेंस फुटबॉल टीम पूरी तैयारी से हैं और ये खेलने जाएंगे दूसरी बार 77th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी 2023-24। और इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यूटी लद्दाख फुटबॉल मेंस टीम के कोच बेदी सर। सर, ये आप दूसरी बार संतोष ट्रॉफी खेलने जा रहे हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जैसे कि हमारे पूल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जानी मानी इंडिया के स्टेट्स हमारे पूल में है। बट मेरे को पूरा भरोसा है, पिछले साल भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम था और ये सेकंड टाइम है। तो जितना भी एक साल में प्लेयर्स लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है, इस बार हम अच्छा करेंगे, पिछले से बेटर देना है। बजाय अगर इस बार पूल में हमारे इतनी तगड़ी टीम है, बट फिर भी हम लोग कोशिश ये है हमारी कि पिछले साल से हम अच्छा परफॉर्मेंस दें। जिस तरीके से ट्रायल हुए थे और जो एक्सपेक्टेशन थी प्लेयर्स लोग आए, उस पोजीशन के वाइज, नॉट कि नाम वाइज, पोजीशन वाइज, तो जो टैक्टिक्स है इस साल की हमारी, उस हिसाब से जो प्लेयर मेरे को चाहिए थे वो हैं इसमें, और हमने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी है और हम पिछले साल से अच्छा ही करेंगे। तो ये थे कोच बेदी, जो कि यूटी लद्दाख सीनियर मेंस फुटबॉल टीम आने वाले दिनों में जो 9 तारीख से संतोष ट्रॉफी 77th नेशनल खेलने जा रही है। और ये कह रहे हैं कि इनको पूरा भरोसा है कि टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले जो मैचेस में यूटी लद्दाख की टीम है, फुटबॉल टीम, वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक में न्यूज़ लद्दाख के लेले से। जम्मू पठानकोट हाईवे पर जीएमसी कठवा के करीब पठानकोट की तरफ से आने वाली ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार विजय कुमार नामी शख्स को टक्कर मार दी। मौके पर ही ट्रैफिक पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से लाश को कब्जे में ले लिया। मकामी लोगों का कहना है कि हाईवे अथॉरिटी की जानिब से सड़क की तोसी का काम सुस्त रफ्तारी से किया जा रहा है, इस वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। रोड टाइट है ये तो सिंगल लोगों के लिए रोड है। पटेल नगर वाले लोगों को तो जहाँ पे जाना मुश्किल हो गया है। ये मेरे साथ जहाँ पे दुकानदार खड़े हैं, इनकी दुकान पे ग्राहक आना बंद हो गए हैं और इस कारण जहाँ तो ये इसको घुमा के पीछे हॉस्पिटल से घुमा के मेन रोड पे ही कर दो, जैसे कि गाड़ियाँ आए जाएं। और ये लोकल रोड है और सिंगल वे ट्रैफिक है, इसलिए यहाँ पे आए दिन जो है वो एक्सीडेंट हो रहे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी ने सरपंच झजला को जवाब देते हुए कहा कि अगर पड़ोसी मुल्क की हालत देखनी है तो उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने मोबाइल से ही इसके हालात मालूम कर सकते हैं। डीसी ने कहा कि वहां लोग किस तरह राशन और महंगाई के लिए बड़े बड़े एहतजाज कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सरपंच झजला ने मनकोट के सरहदी इलाके बलनोई में कृषि मेले के दौरान अपनी तकरीब में कहा था कि पाकिस्तान की हालत हमसे बेहतर है। शहीद ने कुछ ऐसी चीज कही मुझे जो काफी बुरी लगी कि वहाँ पे उन इलाकों में भी देखिए क्या क्या हो रहा है। आपको देखने के लिए कोई रहमत नहीं उठानी है। आप अपने
फ़ोन पे ही आप गूगल करके देख लीजिए। और 1 महीना पहले तेतरी नोट से मदारपुर से मंडोल तक तकरीबन 10,000 प्लस लोगों का जुलूस निकला था, क्योंकि वहाँ पे चावल, आटे, चीनी की इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों का गुजारा बसर मुश्किल हो चुका है। उधर लोगों को खाने की दिक्कतें आ रही थी। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। और उस प्रोटेस्ट, वो एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं था, वो काफ़ी सालों साल मतलब काफ़ी महीनों से ये हालत बनी हुई है। तो चलिए, मैं आज ये इस वजह से ये नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ के आपको जगाऊँ कि हिंदुस्तान में हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर है उस तरफ से। महकमा रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज जिला कुलगाम की तरफ से केमू ब्लॉक में मेगा ग्राम सभा का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केमू में मुनक्किदा मेगा ग्राम सभा में ACD मोहम्मद इमरान खान, DDC मेंबर रूमी जान के अलावा मुतल्लिका पंचायती राज नुमाइंदों और मकामी लोगों ने भी शिरकत की। में यहाँ पे बरसपुले साहब शेखुल आलम अलैहि रहमा जो ACD साहब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। उन्होंने पहले भी यहाँ पे जो लॉन्ग पेंडिंग एक इशू था जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का था, उसका काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है जो यहाँ का बजट है वो बहुत कम है, मैं इस हिसाब से भी इसको डबल किया जाए, यहाँ के जो ये फंड से इनको डबल किया जाए, ताकि जो लोगों के ग्रीवेंस हैं, जो कम्युनिटी के ग्रीवेंस हैं, वो फुलफिल हो जाए। हमने देखा करीब 1 करोड़ के आसपास पैसे जो है इसमें सड़क हुआ है, टाइल्स वर्क्स हुए हैं, क्रेन फंड्स हुए हैं, इरिगेशन चैनल्स बने हैं और दूसरे जो है काम हुए हैं। आज वही जो है 1 करोड़ से ज़्यादा जो है पैसा जो है दोनों पंचायत हल्कों में जो है खर्च होने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसमें बढ़ सकते हैं। वो समझ लीजिए आप सोसाइटी में वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मेरी उनसे यही ताकीद है कि लोगों के साथ घुल मिल कर रहें और लोगों के साथ ताउन करें। इनकी क्या कहते हैं इसको जो डिमांड्स हैं, इनकी जो है दूसरे जो है जो उनके लवाजमात हैं उनकी तरफ गौर कीजिए और ताकि जो है काम अच्छी तरह। तो आप देख रहे थे कश्मीर न्यूज, लेकिन कश्मीर न्यूज में अब फिलहाल इतना ही। प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।